वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का जो ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, आज सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आपका पता है कि कितना नंबर का है, 40 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम लोग। और आप लोग अगर इसका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। एक न्यू मॉडल पेपर क्लास 10th जैक न्यू मॉडल पेपर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सारा देख सकते हैं। उसमें साइंस का, एसएसटी का, ठीक है, साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी और इंग्लिश का भी अब आ जाएगा। तो इस तरह से लगभग सबका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने वाला है। जैसे कंप्लीट होगा वैसे हम लोग सब्जेक्टिव का भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। आपको मैं यहाँ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, हाथ से लिखा गया है पूरा। और अगर इसका आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है अमित एडुकेटिव सिटी, उसी के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको पूरा को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा हैंड रिटन है। और आगे जो भी है इस तरह का सब्जेक्टिव जितना है सबको इसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपको दिया गया 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है फिर से है 7 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन करना है जो कि 3 मार्क्स का है। उसके बाद फिर दिया गया है आपको 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 ही क्वेश्चन करना है जो है 5 मार्क्स का। तो इस पैटर्न पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे फर्स्ट में है, कल्पना दर्श या यूटोपिया क्या है। तो कल्पना आदर्श एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जिन जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था। इसमें यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध हो तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये गांधी जी का विचार था, ये भी याद रखिएगा। सत्याग्रह ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अच्छा लग रहा है तो, और साथ ही शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, उन लोग के लिए भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन है, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताएं। तो देखिए, किन्हीं 2 का पूछा है तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, शॉर्टकट में बीजेपी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आईएनसी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत है, जेएमएम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेवीएम है झारखंड विमुक्त मोर्चा झारखंड का। इस तरह का बहुत सारा पार्टी है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। फिर पूछा गया, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। तो 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे ज्वारी ऊर्जा, इसको भी लिख सकते हैं। फिर सड़क परिवहन के 2 विशेषता लिखें। तो सड़क परिवहन के 2 विशेषता या 2 गुण क्या हो सकते हैं। पहला, सड़क को दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब पहाड़ों में, ऊंची ऊंची जगहों पे, मतलब जहाँ रोड मतलब रास्ता सही ना हो वहाँ पर भी सड़क को बनाया जा सकता है, दुर्गम स्थान पे भी। सड़क को नगरों, गांव, मोहल्लों और गलियों में भी बनाया जा सकता है। सड़क जो परिवहन है एक ऐसा परिवहन व्यवस्था है जिसमें कि आपको घर घर तक, गांव में, मोहल्ला में, गली में, हर तरफ सड़क परिवहन व्यवस्था मिल सकता है। ठीक है, फिर मुद्रा को परिभाषित करें। तो क्या है कि साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ है धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती हैं। सिंपल है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट में आप लिखिए, चाहे 2 3 लाइन 4 लाइन में ही लिखिए। ठीक है, काफ़ी रहेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। ये हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगर एग्जाम्पल भी लिखना चाहते तो आप लिख दीजिए टाटा। ठीक है, टाटा, टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है। उसके बाद देखिए, वेरी शॉर्ट, यहाँ आ गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने सातों का 7 क्वेश्चन करवाया। ठीक है, बट आपको एग्जाम में अगर आएगा तो 5 ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 7 लिख दीजिए तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 ही लिखिएगा तो भी काफ़ी है। तो मैं आपको 7 यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद देखिए, वेरी शॉर्ट में फिर है 3 मार्क्स में, कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। तो फ्रांस फ्रांस की क्रांति 1789
हाँ 1789 ईस्वी में शुरू हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर उन्होंने उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। फिर एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना, जिससे पहले के राष्ट्र राजध्वज की जगह ले ली। फिर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट भी लिखिएगा, ये 3 पॉइंट ऐसे करके भी तो भी काफ़ी है। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ ज़्यादा थोड़ा सा आंसर बता दे रहा हूँ, ताकि दिमाग में याद रहे, एग्जाम के टाइम में आप भूले ना। ठीक है, कंटेंट जितना आपके दिमाग में रहेगा उतना अच्छा एग्जाम में रहेगा आपके लिए। अब है आगे दूसरा, देखिए 2 नंबर फिर इसी में है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। तो सूरत बंदरगाह क्यों हाशिए पर पहुंच गया था, तो देखिए, सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिम एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसे विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गए। ठीक है, तो 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियां की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की, और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारादारी अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आ गई। नए बंदरगाह के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। पुराने बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। ये आपका 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। अब बहुउद्देश्य परियोजना से क्या क्या लाभ होता है, तो देखिए, लिख सकते हैं आप इसी तरह से, आंसर लिखिएगा तो इसी तरह से, बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं, इस तरह से बना दीजिएगा और फिर पॉइंट करते करते लिखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख दिए कि उनसे सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, और जो भूमि पहले ऊसर ऊसर पड़ी थी यानी सूखा पड़ा था, नहरों द्वारा उन्हें पानी पहुंचाने से अब उनकी सिंचाई होने लगी और लाखों क्विंटल अनाज पैदा होने लगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, इन बड़े बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने और लोगों की बर्बादी से बचाने में जो विशेष योगदान दिया है। एक ये हो गया आपका। 3 नंबर लिखिएगा कि इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया है। ठीक है, 4th नंबर इस क्वेश्चन है कि एक पेय फसल का नाम बताइए जहां तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। ठीक है, तो पेय फसल का नाम बताना है। अब पेय फसल में आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत एक क्या बोलते हैं, चाय कॉफ़ी ये सब पेय फसल के अंतर्गत आता है, तो इसी को आप लीजिएगा। तो अब देखिए, इसमें भी आंसर लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया तो 3 पॉइंट, 5 नंबर में आ गया तो 5 पॉइंट। ठीक है, जैसे कि तापमान होता है किसी भी फसल को उपजाने के लिए, तापमान, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तापमान लिख लीजिएगा कि चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध जलवायु में भली भांति उगाया जा सकता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तापमान का बात हो गया। अब तापमान के बाद वर्षा, तो वर्षा कैसा चाहिए चाय की खेती के लिए, तो चाय के पौधे को 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसके विकास में सहायक होती है। ठीक है, अब उसके बाद मृदा, तो मृदा यानी मिट्टी कैसा चाहिए, तो इस पौधे को हल्की दोमट मृदा की ज़रूरत होती है। मृदा ह्यूमस तथा लौह मात्रा में संपन्न होनी चाहिए। चाय मृदा की उर्वरता समाप्त कर देती है, इसलिए रासायनिक उर्वरकों तथा खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद उत्पादक, तो उत्पादक क्षेत्र बता देना। 3 पॉइंट आपका हो गया है, एक एक्स्ट्रा में आप थोड़ा सा 1-2 क्षेत्र लिख दीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आसम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में कहाँ, तो दार्जिलिंग में, फिर तमिलनाडु और केरल तथा केरल में भी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा भी चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये जो आसम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये सब प्रमुख है, और फिर बाकी ये सब में भी होता है हल्का फुल्का। अब आ जाइए, सत्य की साझेदारी क्या है, इससे क्या लाभ है।
तो देखिए सत्ते की साझेदारी क्या है। तो जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ते की साझेदारी कहा जाता है। और सत्ते की जिम्मेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और सभी मिलजुल करके रह सकते हैं। सत्ते की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग ढेर से रहें। ठीक है, ये हो गया आपका सत्ता की साझेदारी। फिर आता है दबाव समूह और राजनीतिक दल। ये दोनों में क्या अंतर है, दबाव समूह क्या होता है और राजनीतिक दल क्या होता है। तो देखिए दबाव समूह क्या होता है, एक अराजनीतिक संगठन है। तो देखिए पहले मैं बता दूं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि अंतर स्पष्ट करे, दोनों में अंतर लिखे, तो इसी तरह से आप कर दीजिएगा, एक तरफ पॉइंट दूसरे तरफ दूसरा पॉइंट और बीच में लाइन खींच करके ही आंसर को लिखिएगा। ठीक है, तो सुंदर भी दिखेगा और मार्क्स भी आपको फुल फुल मिलेगा। तो देखिए दबाव समूह की तरफ लिखा हुआ है कि दबाव समूह अराजनीतिक संगठन है, वह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है। ठीक है, अजय राजनीतिक दल, तो जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के समान हितों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अब कहने का मतलब है दबाव समूह एक अराजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, फिर भी सरकार पे किसी तरह का कमी अगर हो रहा है कोई तरह का तो वो दबाव बनाता है सरकार पे, उसके खिलाफ बोलता है। और राजनीतिक दल क्या है कि एक पूरा तरह से राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होता है। ठीक है, ये दबाव समूह किसी विशेष वर्ग का समर्थन करता है, किसी एक वर्ग जाति कह सकते हैं उसका समर्थन करता है, और राजनीतिक दल जो है पूरा समाज के हित के लिए काम करता है। फिर दूसरा कि दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। ठीक है, और राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। यानी कि दबाव समूह का मेन काम है सिर्फ अपना जो भी है काम निकालना है, जो भी चीज़ कमी है उसको पूरा करवाना है। और राजनीतिक दल का काम होता है कि बस जीते और फिर से हम सत्ता में आए। फिर एक पॉइंट लिख सकते हैं, दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है और जबकि राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें। अब खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव, तो देखिए तकनीक या भिन्न प्रकार के आविष्कार जैसे रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए एक पॉइंट लिख दीजिएगा, एक पॉइंट तो आपका ऊपर में यही बन गया, फिर दूसरा पॉइंट का में देखिए यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, हल्की बग्गियां, बड़े आकार के जलपोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर तक बाजार में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया है। ठीक है, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्द खराब होने वाली चीज़, मांस, फल आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका। तो यही टेक्नोलॉजी, कहने में यही है कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उससे किस तरह से खाद्य पदार्थ को फ़ायदा हो रहा है। तो यही है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होता है। तो फ्रिज है, आप फ्रिज में खाना रख दीजिए, मांस उस रखा जाता है तो कुछ दिन तक सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बैंकों के कार्यविधि का वर्णन करें। बैंक का काम बताना है आपको। तो बैंक का जो है काम, प्रमुख काम कुछ कुछ है इस तरह से, देखिए पहले जमा राशि को स्वीकार करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हम लोग बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो वही जमा राशि को स्वीकार करना। बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों को से धन राशि को जमा लेना होता है। ठीक है, सेकंड देखिए ऋण प्रदान करना, ऋण यानी कि लोन देना। ठीक है, अब आप देखिए, आप खुद दिमाग में सोचिए कि बैंक क्या क्या काम करता है। हम लोग बैंक जाते हैं, पहले अपना पैसा जमा करते हैं, तो एक काम तो वो हो गया यानी जमा राशि स्वीकार करना। फिर हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो ऋण प्रदान करना। अब जमा राशि का एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर बाकी राशि को बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान किया जाता है। तीसरा, समान उपयोग संबंधी कार्य क्या है, जैसे बैंकों को इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत एटीएम कार्ड, चेक की सुविधा प्रदान करना, ये सभी तो फैसिलिटी दिया जाता है, तो ये भी तो बैंक का ही एक कार्य है। उसके बाद देखिए अब लॉन्ग टाइप आंसर, वहाँ पर यहाँ पर भी जो 8 क्वेश्चन रहा, 7-8 जो भी है, यहाँ पर भी हम लोगों को सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आगे जो हम लोगों को मिल रहा है ये लॉन्ग टाइप, इसमें 5 क्वेश्चन मिलेगा और हम लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है और ये 5-5 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की सकता है, व्याख्या करें। चलिए अब G77 है क्या, तो G77 विकसित विकासशील देशों की एक ऐसा समूह था जिन्हें 1900
1944 में होने वाली ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। तो देखिए G77 को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकास ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंकों का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। अब इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। ठीक है, अब क्या क्या था मांग, पॉइंट देखिए। इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, उन्हें विकास के लिए आर्थिक सहायता मिल सके। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, उन्हें कच्चा माल का सही दाम मिल सके। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ये आपका हो गया आंसर एक। तो 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा लंबा लिखना ही होगा। अब आइए शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों का क्या क्या मुख्य अंतर है, उसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट करना संघीय शासन और एकात्मक सरकार। ठीक है, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार में, तो संघात्मक सरकार को एक तरफ लिख दिए, एकात्मक सरकार को एक तरफ लिख दिए। अब चलिए देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। ठीक है, संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन होता है, जैसे कि भारत में संघात्मक सरकार है। एकात्मक सरकार देखिए कि संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और श्रीलंका। अब देखिए सिंपल सा बात है, संघात्मक का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। राज्य सरकार भी अपने ढंग से कुछ भी नियम को बना सकता है, लागू कर सकता है। केंद्र सरकार भी कुछ भी नियम बना करके राज्य सरकार को बता सकता है। ठीक है, और एकात्मक सरकार में क्या होता है कि सिर्फ एक ही होगा, कोई एक ही मंत्री होगा, मेन मंत्री होगा। फिर देखिए संघात्मक सरकार में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती। ठीक है, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं जारी कर सकती। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार इसमें अपना मन से जो चाहे वो कर सकता है, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पे आदेश दे सकता है। फिर संविधान प्रायः कठोर होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, संविधान में कोई परिवर्तन केंद्र सरकार अपना मर्जी से नहीं कर सकता है, ये संघात्मक सरकार की विशेषता है। वहीं संविधान प्रायः लचीला होता है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है, ये एकात्मक सरकार का है। ठीक है, तो एकात्मक सरकार में संविधान में छेड़छाड़ किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जहाँ एक संघात्मक शासन चल रहा है वहाँ पे आसानी से नहीं किया जा सकता, और केंद्र सरकार डायरेक्ट नहीं करेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मंजूरी रहेगा तभी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल ऐसे 3 पॉइंट मेंशन करके लिखें, आप चाहें तो इसमें 5 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, 5 पॉइंट लिखिएगा, 5 मार्क्स में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बुनियादी सेवाएं, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक व तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हीं बुनियादी सेवाएं कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, डेली लाइफ का सबसे ज़रूरत वाला सेवा है, ये सब सेवा होना बहुत ज़रूरी है, ये सब मिलना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बुनियादी सेवा है और ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, जैसा कि आर्थिक से अधिक से अधिक लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में लगाया जाता है, इसलिए जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट सेकेंड कि परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, कृषि तथा उद्योग के विकास के कारण परिवहन, संचार, व्यापार आदि सेवाओं का विकास होता है, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अधिक आय अधिक सेवाएं, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जैसे आय बढ़ती है तो तो लोग पर्यटन, शॉपिंग, स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, बैंक आदि की मांग करने लगते हैं, है ना। जब आय बढ़ेगा तो अधिक सेवा यानी तृतीयक क्षेत्र में और भी बढ़ोतरी होता है।
ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो देखिए पैसा आप ज़्यादा कमाइएगा तो खर्चा भी तो कीजिएगा, सीधा सा बात है। उसके बाद से नई सेवाएं, अब नई सेवाएं में क्या है कि आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन फोर्थ कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं और इसके बचाव के उपाय को लिखें। मृदा अपरदन आप लोग को पता ही होगा, मृदा जो ऊपर का मिट्टी हटने लगता है। जैसे देखिए प्राकृतिक आंसर है इसका, प्राकृतिक कारकों विशेषता वायु तथा जल से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, प्रायः वायु के वेग तथा नदी अथवा वर्षा के जल द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में मृदा अपरदन होता है। अब मृदा संरक्षण का उपाय बता दिए। पहले तो हो गया मृदा अपरदन किसे कहते हैं, अब उपाय लिखना है तो उपाय को फिर पॉइंट वाइज लिख दिए। तो पहला उपाय है पट्टी कृषि। ठीक है, पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। ठीक है, यहाँ पे बल कर लीजिएगा, पवन द्वारा जनित बल को कमजोर कर लेती है। फिर है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या है, तो फसलों के बीच में पेड़ों की कतार लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। जैसे कि इधर आप फसल लगा दिए, इसमें अब यहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, फिर फसल लगा दीजिए, फिर पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, तो फसल और पेड़ मिक्स करके लगाना, यही होता है रक्षक मेखला। उसके बाद है समुच्च जुताई। तो ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं की समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति हटती है, जिससे अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, समुच्च जुताई। फिर एक सीढ़ीनुदार खेती। तो सीढ़ीदार खेती तो आप लोग जान रहे हैं कि पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार खेती मृदा संरक्षण का सबसे पुराना तथा प्रभावशाली उपाय है। पहाड़ी ढलानों को काटकर कई चौड़ी सीढ़ियाँ बना ली जाती है तथा उसी पर खेती की जाती है। तो यहाँ तक था आपका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो है अभी हम इसमें छोड़ दिए हैं, लेकिन इसको भी आप लोग हम करवा देंगे एक बार, सारा मैप वर्क एक बार ले आकर के करवा देंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि भारत के मानचित्र पे निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को दर्शाना है, फिर तुत्तीकोरिन जो जगह है वो दिखाना है, हीराकुंड बांध कहाँ है वो दिखाना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हीराकुंड बांध कहाँ है। उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो दर्शाना है। और फिर विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये एरिया जो पांचों एरिया है, यही पांचों एरिया को मैप में दर्शाना है। तो 5 सेट है, 5 मैप बनेगा, वो पांचों मैप को हम लोग एक बार में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाक से, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।